नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और हम एक नए विचारक के विभिन्न विचारों पर चर्चा कर रहे थे और वो हैं जेरेमी बेंथम। पिछली कक्षा में हमने उनके सामान्य जीवन परिचय, उनकी विभिन्न जो कृतियां हैं, जो उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं, उनके बारे में, और तत्कालीन जो परिस्थितियाँ थी उसके डिस्कोर्स को कैसे उन्होंने चेंज किया, एक नया सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने किया उपयोगितावाद का, और वो सुखवाद पर आधारित है। और सुखवादी दर्शन, हम एपिक्यूरस दर्शन में ये सूत्र बिखरे देखते हैं। उनको एक राजनीतिक सिद्धांत का रूप या उसको आधार बनाया बेंथम ने। तो उनके कुछ महत्वपूर्ण जो विचार थे उन पर हमने चर्चा की। सुख दुख के प्रकारों पर चर्चा की, सुख दुख के स्रोत उन्होंने बताए, और सबसे खास उन्होंने सुख मापक पद्धति के 7 आधार बताए, जिनके आधार पर कैलकुलेशन करके डिसीजन किया जाता है या डिसीजन किया जाना चाहिए। और एक उन्होंने सूत्र वाक्य दिया, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, कि सार्वजनिक जीवन में क्या किया जाए, राज्य को कौन सी नीति या कानून बनाना चाहिए, तो उसका एक बुनियादी सिद्धांत या बुनियादी सूत्र उन्होंने प्रस्तुत किया, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। इन विभिन्न विचारों पर हमने कल पिछली कक्षा में चर्चा की। आज उन्हें समेटते हुए उपयोगितावाद के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, उनको संक्षेप में बात करके, और फिर बेंथम के इस उपयोगितावाद के आलोचकों ने क्या आलोचना की उस पर चर्चा करेंगे। तो उसमें पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो उपयोगितावाद है ये एक यथार्थवादी विचारधारा है। इसमें उसके कुछ बुनियादी सूत्र हैं। तो उसमें एक है, उपयोगितावाद जो है सुखवाद के सिद्धांत पर आधारित है। और हमने पढ़ा कि ये मानव की एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है कि वो सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख से दूर रहना चाहता है, पीड़ा कष्ट से दूर रहना चाहता है। तो उनका जो दर्शन है उपयोगितावाद, वो सुखवाद पर आधारित है। दूसरा एक बुनियादी सूत्र है कि राज्य का जो कार्य है वो अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की साधना होनी चाहिए। बेंथम का योगदान यही है कि जो सुखवादी सूत्र बिखरे पड़े थे उनको एक राजनीतिक सिद्धांत का आधार उनको बनाया और राजनीतिक सिद्धांत का रूप प्रदान किया कि राज्य कोई भी कार्य या कोई भी नीति निर्णय करे तो उसमें उसका बुनियादी जो सूत्र है वो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए। एक उपयोगितावादियों के मतानुसार राज्य और समाज में भिन्नता है। राज्य समाज से एक भिन्न संस्था है। समाज का क्षेत्र राज्य की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है और राज्य गौण है, समाज प्रधान है। उपयोगितावादी ये भी मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप ना करे। एक है उपयोगितावाद एक यथार्थवादी दर्शन है। हमने पहले भी स्पष्ट किया था, उपयोगितावादी जो विचारक हैं वो सामाजिक समझौता सिद्धांत और प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करते, उसको निरी मूर्खता कहकर उसकी
हंसी उड़ाते हैं, उपहास उड़ाते हैं उसका। उपयोगितावादी जो हैं वो जीवन की व्यवहारिक समस्याओं में डूबे हुए व्यवहारिक व्यक्ति थे। इस संदर्भ में रुडोल्फ मैट्स का एक उद्धरण है कि उपयोगितावाद का उदय विद्यार्थियों के अध्ययन कक्षों और कक्षाओं में इतना नहीं हुआ जितना कि जीवन की आवश्यकताओं और जीवन के लिए प्रतिदिन होने वाले संघर्षों के उतार चढ़ाव में हुआ है। एक है उपयोगितावाद सामाजिक सुधारों का समर्थक है। हमने बेंथम के इंट्रोडक्शन में भी लिखा था कि जब ये वकालत कर रहे थे तो तात्कालिक जो कानूनी व्यवस्था थी, न्याय व्यवस्था थी, उसमें सुधार करना चाहते थे। तो उपयोगितावाद केवल एक राजनीतिक विचारधारा मात्र नहीं है, बल्कि ये सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में सुधार करने का एक प्रयास है और एक प्रगतिशील विचारधारा है। तत्कालीन जो इंग्लैंड की न्याय दंड कानून व्यवस्था थी वो अत्यधिक भ्रष्ट हो गई थी। ऐसी स्थिति में बेंथम जैसे उपयोगितावादी ने रूढ़िवादिता के परित्याग का उपदेश दिया था और समाज हित के आधार पर उन्होंने एक सुनिश्चित कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। इसके साथ ही उपयोगितावादी संवैधानिक साधनों में विश्वास करते हैं, संवैधानिक मार्ग में विश्वास करते हैं। वो क्रांति का उपदेश नहीं देते। उदारवादी होने के कारण उनका प्रजातंत्र में दृढ़ विश्वास है। वेपर ने कहा है कि बेंथम ने अंग्रेज जाति की परंपराओं के अनुरूप इस बात का प्रतिपादन किया कि सुधार क्रांति की अपेक्षा सदैव ही वांछनीय है। और एक उपयोगितावाद के बाद में ये कहा जाता है कि ये एक समय के अनुकूल परिवर्तित विचारधारा है। इसमें किसी प्रकार की कठोरता नहीं है। उपयोगितावादी जो दर्शन है वो राजनीति विज्ञान को ब्रिटिश विचारकों की देन है और इंग्लैंड में संविधान की भांति इसका क्रमिक विकास हुआ है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार इसमें अनेक परिवर्तन हुए हैं। जैसे बेंथम ने विभिन्न सुखों में केवल मात्रा का भेद माना है, गुण का नहीं। ऑस्टिन ने उपयोगितावाद को कानूनी रूप प्रदान किया और जॉन स्टुअर्ट मिल ने विभिन्न सुखों के मात्रात्मक भेद के साथ साथ गुणात्मक भेद को भी स्वीकार करके इसको निम्न कोटि का भौतिकवादी दर्शन कहलाने से बचाया। तो ये उपयोगितावाद जो है ऐसी विचारधारा जो परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होती रही है। तो ये कुछ उपयोगितावादी बुनियादी सिद्धांत हैं जिन पे हमने पहले भी चर्चा की और आज संक्षेप में इन पर बात की है। तो इस उपयोगितावादी दर्शन की आलोचकों ने आलोचना की है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके आधार पर हम आलोचना कर सकते हैं। एक तो आलोचक ये मानते हैं कि मनोवैज्ञानिक और नैतिक आधार पर त्रुटिपूर्ण है। जैसा कि हमने बेंथम के उपयोगितावाद को पढ़ते हुए पाया कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है वो सुखवाद पर आधारित है। और सुखवादी दर्शन क्या कहता है कि मनुष्य सुखों के पीछे दौड़ता है और दुखों से बचना चाहता है। इस तरह से वो सुख के पीछे दौड़ने वाला एक निरा भौतिक प्राणी है। आलोचक कहते हैं कि ये उचित नहीं है। यद्यपि स्वार्थ जो है मानव स्वभाव का एक प्रमुख तत्व है, लेकिन वो मानव स्वभाव का एकमात्र तत्व नहीं माना जा सकता। मनुष्य अनेक प्रकार की जटिल भावनाओं और प्रवृत्तियों का पुतला होता है। उसमें स्वार्थ के साथ साथ दया, प्रेम, त्याग, परोपकार, देश प्रेम इत्यादि प्रवृत्तियां भी होती हैं। जैसा कि सेवाइन ने कहा है कि बेंथम
में मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की न तो कोई विशेष योग्यता ही थी और न ही विशेष रुचि ही थी, लेकिन वो आचार विज्ञानों का न्यूटन बनना चाहता था। तो जो उनका मनोवैज्ञानिक आधार था वो त्रुटिपूर्ण है आलोचकों की दृष्टि में। दूसरा एक आलोचना है उसकी कि ये जो दर्शन है उपयोगितावाद, ये अस्पष्ट दर्शन है, क्योंकि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख मापना सरल नहीं है। आखिर हित और प्रसन्नता कोई ऐसी निश्चित स्वरूपवान वस्तु नहीं है जिसे हम तौल या माप सकें। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख या हित जैसी कोई वस्तु है या नहीं। समाज में लोगों की रुचि, अभिलाषा, इसमें इतनी भिन्नता होती है कि इसमें ऐसी कोई चीज़ हो भी नहीं सकती। तो राज्य के लिए निश्चित करना कठिन है कि किन कार्यों को अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख मिल सकता है। और इसका कारण क्या है कि जो सुख है वो हृदय से उत्पन्न होता है और राज्य का मनुष्य की आंतरिक भावनाओं से प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं होता है। तो ये अस्पष्ट दर्शन का आरोप उन पर लगाया जाता है। और बेंथम ने इसके लिए एक सुख मापक पद्धति दी है। तो आलोचक कहते हैं कि वो भी हमारी सहायता नहीं कर सकती। मैकून ने कहा है कि राजनीति में अंकगणित वैसे ही सहायक नहीं हो सकता जैसे अंकगणित में राजनीति सहयोग नहीं दे सकती। इस दर्शन में ये भी कहा जाता है कि ये उपयोगितावादी जो दर्शन है वो अंतर्विरोधी दर्शन है। अंतर्विरोधी दर्शन कैसे है? इसमें विशेषकर सीबी मैकफर्सन एक विचारक हुए हैं। वो ये आरोप लगाते हैं कि उपयोगितावादी चिंतन में अंतर्विरोध का संकेत है। बेंथम क्या कहते हैं? बेंथम के अनुसार समाज का हित इसमें है कि व्यक्तिगत उपयोगिताओं का जोड़ लगाने में प्रत्येक व्यक्ति को एक इकाई माना जाना चाहिए, किसी को एक से अधिक नहीं माना जाना चाहिए। और ह्रासमान उपयोगिता का नियम ये मानता है कि भूखे मनुष्य को दूसरी रोटी से उतनी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती जितनी पहली रोटी से प्राप्त होती है। अतः किसी व्यक्ति के पास कोई चीज़ जितनी ज़्यादा होगी उसकी बढ़ोतरी से उसे उतनी ही कम संतुष्टि मिलेगी। अब यदि एक व्यक्ति की संतुष्टि को एक इकाई मानते हैं तो मतलब ये हुआ कि यदि धनवान लोगों के अतिरिक्त जो आय है या धन है उसको यदि निर्धन लोगों में बांट दिया जाए तो उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी और इससे पूरे समाज की संतुष्टि का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। इस दृष्टि से तो उपयोगितावाद का सिद्धांत जो है आय संपदा का समतामूलक वितरण का समर्थक सिद्ध होता है। लेकिन आय और संपदा के समतामूलक वितरण की जहाँ ही बात आती है बेंथम अपना यू टर्न ले लेता है, मुंह मोड़ लेता है। कैसे? क्योंकि बाजार अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थक बेंथम है, इसलिए वो उत्पादकता के पक्ष में समानता का त्याग कर देता है और वो तर्क देता है कि यदि मनुष्यों को असमान संपत्ति की सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी तो पूंजी संचय के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं बचेगा और पूंजी संचय के बिना कोई उत्पादकता नहीं होगी। तो ये एक अंतर्विरोधी दर्शन होने का आरोप सीबी मैकफर्सन ने उन पर लगाया है। एक आलोचना है उनकी नैतिकता की अवहेलना। आलोचक ये कहते हैं कि बेंथम का सबसे बड़ा दोष ये है कि उन्होंने चारवाक विचारकों की भांति
सुख को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान लिया, और इस दृष्टि से धर्म, नैतिकता, अंतःकरण का इसमें कोई स्थान नहीं है। मुरे नाम के एक विचारक हैं, उनका एक प्रसिद्ध कोटेशन है। उनके अनुसार यदि बेंथम के मतानुसार हम अंतःकरण को स्वीकार नहीं करते तो नैतिक और अनैतिक कार्य का भेद नहीं रहेगा, केवल उपयोगी और अनुपयोगी कार्य रहेंगे। और यदि व्यक्ति के अंतःकरण को अस्वीकार कर दिया जाए तो इन व्यक्तियों से बनने वाले समाज का सामूहिक अंतःकरण भी नहीं होगा और अपराधी को समाज की निंदा की अनुभूति नहीं होगी। एक आलोचना है कि अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात पहुंचाने वाली विचारधारा है। बेंथम का आदर्श वाक्य है, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम हित। इसमें बेंथम प्रत्येक व्यक्ति के हित या सुख की बात नहीं कर रहे हैं, वो बहुसंख्यक वर्ग के आनंद पर बल दे रहे हैं, सुख पर बल दे रहे हैं। इस प्रकार बहुसंख्यक वर्ग को यह अवसर प्रदान कर देते हैं कि वो अपने सुख की प्राप्ति के लिए अल्पसंख्यक वर्ग को कुचलने और उस पर अत्याचार करने का उनको अधिकार मिल जाता है। इसमें जॉन रॉल्स ने उपयोगितावाद की इसी बिंदु पर आलोचना की है कि सामूहिक हित की वृद्धि के लिए व्यक्ति के हित की बलि दे दी जाती है। उदाहरण के लिए यदि ये सिद्ध किया जा सके कि किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को गुलाम बनाने से पूरे समाज की संतुष्टि में कुल मिलाकर वृद्धि हो जाएगी, तो ये तो उपयोगितावाद के अनुसार उचित होगा। परंतु ऐसी स्थिति न्याय के सिद्धांत के सर्वथा विपरीत होगी, ये जॉन रॉल्स का कहना है। इसको हम और सरल उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे 10 लुटेरे एक सज्जन व्यक्ति को लूट रहे हैं, तो 10 लुटेरों का अधिकतम हित एक व्यक्ति को लूटने में अवश्य होता है, हानि केवल एक व्यक्ति की हो रही है। लेकिन ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है, वाजिब है कि क्या 10 लुटेरे व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए किसी एक भले व्यक्ति का बलिदान करना नैतिक और न्याय संगत होगा? कदापि नहीं। तो इस पर आलोचकों की आलोचना है कि अल्पसंख्यकों के हितों पर आघात पहुंचाता है। हेलवल ने कहा भी है कि उपयोगितावादी व्यवस्था में अल्पसंख्यका के पास बहुसंख्या के अन्याय, प्रतिकार, अत्याचार के परित्राण का कोई मार्ग नहीं है, और ये बहुमत के अत्याचार को प्रोत्साहित करने वाला, स्थायी बनाने वाला दर्शन है। इसी प्रकार सुखों में गुण विषयक भेद की अवहेलना की है, ये भी आलोचना है। और इस आलोचना को करते हुए आलोचक ये कहते हैं कि बेंथम ने सुख के मात्रात्मक पक्ष को ही माना है, गुणात्मक पक्ष को नहीं माना है, और ये उनकी आलोचना का प्रमुख बिंदु रहा है। वो ये कहते हैं कि सुख की मात्रा समान होने पर पुष्पिन का खेल कविता पाठ के समान ही है। बालकों के खेल से मिलने वाले आनंद और साहित्य पाठ के आनंद को समान मानना बेंथम के दर्शन की बड़ी दुर्बलता है, क्योंकि इस तुलना में उन्होंने मात्रात्मक अंतर को ही माना है, गुणात्मक भेद स्वीकार नहीं किया है। बेंथम के इसी पॉइंट को आगे चलकर उनके अनुयायी जॉन स्टुअर्ट मिल इसकी कटु आलोचना करते हैं, और मिल का मत यह है कि कुछ जो सुख हैं निम्न कोटि के होते हैं, कुछ उच्च कोटि के होते हैं, और एक समझदार सुसंस्कृत व्यक्ति निम्न प्रकार के सुखों को त्याग कर उच्च कोटि के सुखों का चयन करता है। मिल का कथन है कि एक संतुष्ट सुअर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना कहीं ज़्यादा श्रेष्ठकर है। एक संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट
सुकरात अर्थात विद्वान होना श्रेष्ठकर है। तो इस बिंदु के आधार पर आलोचक आलोचना करते हैं कि उन्होंने सिर्फ मात्रात्मक अंतर को स्वीकार करके उसको पिग फिलॉसफी बना दिया, शुक्र दर्शन बना दिया उसको। एक आलोचना है उनकी कि स्वतंत्रता और समानता को उन्होंने अपने दर्शन में उचित स्थान नहीं दिया है। बेंथम के मतानुसार कानून का प्रमुख लक्ष्य स्वतंत्रता या समानता नहीं बल्कि सुरक्षा है, और वह स्वतंत्रता समानता को सुरक्षा के अधीन कर देता है। एक उनकी आलोचना है कि सुख मापक जो पद्धति है वो दोषपूर्ण है। सुख मापक पद्धति दोषपूर्ण है। हालांकि वो कहते हैं कि सुख दुख का कैलकुलेशन हो सकता है, मापन हो सकता है, लेकिन आलोचकों के अनुसार सुख दुख के मापने की ये प्रक्रिया सदैव सही परिणाम पहुंचाएगी, इसमें संदेह है। क्योंकि मनुष्य की जो मानसिक क्रियाएं हैं और समाज की जो जटिल सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो बेंथम की इस गणितीय पद्धति को मिथ्या घोषित कर सकती हैं, साबित कर सकती हैं। एक उनकी आलोचना है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का निर्णायक कौन होगा। वो सूत्रवाक्य तो देते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख के आधार पर कार्य होना चाहिए, लेकिन उनका ये जो सिद्धांत है ये अंतर्विरोधों से भरा पड़ा है। पहली बात तो यह कि सुख सदैव व्यक्तिगत होता है। एक व्यक्ति का सुख दूसरे व्यक्ति का सुख नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का सुख शांति के वातावरण में रहना है, तो दूसरे व्यक्ति का सुख हो सकता है जोर से बजने वाले संगीत को सुनने में हो। तो दो व्यक्तियों का सुख कभी समान नहीं हो सकता। किसी को स्वादिष्ट भोजन करने में आनंद आता है, किसी को म्यूजिक सुनने में आनंद आता है, किसी को निठल्ला शयन करने में, पड़े रहने में मज़ा आता है, तो किसी को माउंटेनिंग में मज़ा आता है। तो ये है कि सुख अलग अलग होते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम मान भी लें कि इस सूत्र को, तो इस बात का निर्णायक कौन होगा? क्या ये निर्णय राज्य करेगा या व्यक्ति करेगा? व्यक्ति के हित और राज्य के हित में कोई अंतर्विरोध नहीं है इस मान्यता के अनुसार, क्योंकि बेंथम का मानना है कि राज्य का दायित्व है वो व्यक्तियों के हितों का संवर्धन करे। तो इस धारणा के अनुसार राज्य का ही कार्य है कि वो निर्धारण करे कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किस में है। लेकिन मूल प्रश्न वही है कि अधिकतम सुख का निर्धारण कैसे किया जाए। यदि ये कार्य राज्य पर छोड़ दिया जाए तब तो राज्य तो बहुसंख्यक शासक वर्ग के हित के अनुसार ही और उसको राज्य के नाम पर अपनी इच्छा को लोगों के ऊपर थोपने का प्रयास करेगा। ऐसा करके तो निरंकुशता का द्वार खुल जाएगा। तो ये उपयोगितावाद का बुनियादी दोष है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बेंथम का जो उपयोगितावाद है उसकी आलोचना करते हैं। आगे चल के उनके अनुयायी J.S. मिल उसमें कुछ संशोधन करते हैं जिन पर आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।